हेलो एवरीवन, मैं हूं काकोली। और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही फेमस लॉयर के बारे में जिन्होंने इंडिया के एनवायरमेंटल लॉस को ही बदल दिया। मतलब पीआईएल पे पीआईएल फाइल किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें कोर्ट के सामने लाए। एक ऐसा इंसान जिनकी वजह से गंगा, ताज, दिल्ली की हवा और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर जो इश्यूज हम फेस करते हैं, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एमसी मेहता, द फेमस लॉयर, जिन पे बहुत सारे केसेस हम एनवायरमेंट लॉ पे पढ़ते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स और सब लोग फेस करते हैं वो ये कि इतने सारे केसेस जो एमसी मेहता ने फाइल किए हैं, इतने सारे लैंडमार्क केसेस जिन पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो आखिर इन्हें याद कैसे किया जाए? क्योंकि सबके नाम तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर्स अलग अलग जरूर होते हैं। तो क्यों ना इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस एमसी मेहता के बताऊं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है जिससे आपके सारे एग्जाम्स में होने वाली ये प्रॉब्लम कि आपको एमसी मेहता के केसेस याद नहीं होते, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स टू लर्न जो मैंने प्रिपेयर किए आपके लिए, जहां पे सेम पेटिशनर एमसी मेहता जो पीआईएल पे पीआईएल फाइल करते जाते हैं ताकि एनवायरमेंट को सुधारा जा सके, एंड रिस्पॉन्डेंट्स एंड 7 डिफरेंट एनवायरमेंटल बैटल्स। तो 7 से 8 एनवायरमेंटल बैटल्स हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, द बिगेस्ट कंफ्यूजन दैट वी ऑल फेस इज एवरी केस इज नेम्ड द सेम वे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस, तो यही सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हम सभी फेस करते हैं, राइट? तो इसमें बट ईच वन डील्स विद अ कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरमेंटल इशू। लेकिन हर एक केस अलग अलग एनवायरमेंटल इशू से डील करता है। ऐसा नहीं कि हर एक केस सेम एनवायरमेंटल इशू से डील करता हो। तो अब इसका फिक्स क्या है, इसे कैसे याद किया जाए? तो आपको सिर्फ केस नेम्स को मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? बल्कि मेमोराइज इंडियाज एनवायरमेंटल जर्नी। एक एक करके हम ये माइलस्टोन समझते हैं एंड देन आपको इजीली एमसी मेहता के सारे केसेस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया की जो एनवायरमेंटल जर्नी है वो कुछ इस तरह से आप इमेजिन करो कि इंडिया क्लीनर और ग्रीनर कैसे बनता जा रहा है। सो सी, फैक्ट्री हुआ जिसे हमने क्लीन करने की कोशिश की, इसके इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने की कोशिश की, इस पे एमसी मेहता ने पीआईएल फाइल किया, ऐसे मान लो। फिर रिवर, रिवर से जुड़े प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। फिर स्कूल में एनवायरमेंटल लॉज की और एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस, इसके एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की गई। फिर ताजमहल, जो कि अगेन बहुत इम्पैक्ट हो रहा था ताजमहल पे, उसके आसपास के इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जो हवा गंदी हो रही थी उसकी वजह से, तो वो हमने समझा। फिर रिजॉर्ट, मतलब कि हम यहाँ पे कमलनाथ का केस पढ़ेंगे, एंड देन दी दिल्ली एयर केस, जहाँ पे सीएनजी, सीएनजी जो यूज किया गया व्हीकल्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फेमस एमसी मेहता केसेस। फैक्ट्री, रिवर, स्कूल, ताजमहल, रिजॉर्ट, दिल्ली की हवा, ये सारी चीजें, इन्हीं से आपको एमसी मेहता के सारे केसेस याद हो जाएंगे। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं कैसे। फाइन, तो फिर अब देख लेते हैं टाइमलाइन ट्रिक। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आपके लिए मैंने बनाया है। तो सी, 1987 से ये पूरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। फाइन, जहां पे आपको याद रखना है ये एक वर्ड, फैक्ट्री। ठीक है, अब फैक्ट्री मतलब ओलियम गैस लीक केस। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले केस से आया है, बट नो, ओलियम गैस लीक केस अलग केस है, जहां पे श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से, उनकी गलती की वजह से ओलियम गैस लीक हुई थी, जिससे बहुत ज्यादा पब्लिक हार्म हुआ। और इसी पर्टिकुलर केस में, ये श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के ही केस में, हमें मिला एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब कि ये होता है आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बट विदाउट एक्सेप्शंस। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम सब जानते ही है क्या होता है, ठीक है? अब उसमें अगर मैं जो एक्सेप्शंस आते हैं वो हटा दूं, तो बन जाता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज होती है जिसके कारण इतना ज्यादा पब्लिक हार्म हुआ,
तो वो चाह के भी एक्सेप्शन इन्वोक नहीं कर सकते जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में दिए हुए हैं। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का बेसिक मतलब होता है कोई भी ऐसी डेंजरस या पॉइजनस चीज जो आपके एरिया में से बाहर निकली और बाहर उसने बहुत ज्यादा पब्लिक हार्म किया, बस इतना ही याद रख लो आप। ठीक है, तो इन केसेस में इंडस्ट्री कोई भी एक्सेप्शन इन्वोक नहीं कर सकती, क्योंकि ये हम बाय डिफॉल्ट समझेंगे कि आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। फाइन। फिर इसके बाद 1988, जस्ट एक साल बाद, तो देखो बहुत इजी है ईयर्स याद करना, 87 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 98 एंड ऑनवर्ड्स पे खत्म हो रहा है बेसिकली। तो आपको फर्स्ट वर्ड याद रखना है मेमोरी वर्ड का फैक्ट्री। फिर 1988 में रिवर याद रखना है। ठीक है, फैक्ट्री देन रिवर। तो ये है गंगा पोल्यूशन का केस। तो जो कानपुर टैनरीज थे, इन लोगों ने अनट्रीटेड अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को गंगा में बहा दिया। तो जाहिर सी बात है हमारी गंगा नदी गंदी तो हो ही गई थी। इसी के बाद टैनरीज पोल्यूटिंग गंगा, ये एक बहुत बड़ा इशू बना। एमसी मेहता ने इस चीज को पॉइंट आउट भी किया, और तब इस चीज को डिस्कस किया गया कोर्ट में। एंड ऑफ कोर्स अनट्रीटेड वेस्ट आप गंगा नदी में ऐसे नहीं बहा सकते, आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा प्रॉपरली। फिर उसके बाद आया 1991 और 92 में स्कूल वर्ड से आप याद रखिए इस एमसी मेहता के केस को। ठीक है, कि कौन कौन से केसेस हैं, इनके नाम क्या है। सबके नाम एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही है, लेकिन हर एक केस का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है, बट जो कि एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल एडुकेशन की बात की गई कि एडुकेशन सिस्टम में एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखने की, या एजुकेशन सिस्टम में एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत बच्चों में है। तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सो एनवायरमेंट टू बी टॉट इन स्कूल्स। हम सब ने अपने स्कूल्स में एनवायरमेंट स्टडी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े ही होंगे, ईवीएस पढ़ा होगा, राइट। तो एनवायरमेंट इनकॉर्पोरेट करना हमारे करिकुलम में इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। फिर आता है 1992 पे। तो कितने जल्दी जल्दी याद होते जा रहा है, इससे आपको स्टोन्स वर्ड याद रखना है। ठीक है, FRSS। तो स्टोन से मेरा मतलब स्टोन क्रशिंग यूनिट्स। तो जो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज होती है, या जहाँ पे स्टोन पत्थर को क्रश किया जाता है, उसकी वजह से दिल्ली की हवा बहुत गंदी हो रही थी। एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल नियर दिल्ली से ये वाला केस आपका एमसी मेहता का डील करता है कि एयर पोल्यूशन को भी हमें कंट्रोल में रखना है, ताकि AQI ना गिरे। ठीक है, उसके बाद 1996 में आपका आता है ताज, द फेमस ताज ट्रपीजियम केस। ये तो हर बच्चे को पता होगा। तो स्टोन्स के बाद हम आ जाते हैं ताज पे। तो जैसे स्टोन्स की बात हुई, उसके बाद अब मार्बल से याद रख लो ताज। ठीक है, बेस्ट ट्रिक। और ईयर तो आप एक कॉलम बना के लिख ही लेना, बस आपको ये टेबल याद रखना है बेसिकली। फाइन। तो ताज ट्रपीजियम केस, जहाँ पे आसपास की इंडस्ट्रीज की वजह से ताज का कलर चेंज हो रहा था, येलोइश होते जा रहा था। ठीक है, उस पे केमिकल का इफेक्ट पड़ रहा था, तो इसीलिए ताजमहल के प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी गई एमसी मेहता के इस ताज ट्रपीजियम केस में। फिर 1997 में आया रिजॉर्ट। तो जहां ताज की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद रिजॉर्ट की हम बात करते हैं। रिजॉर्ट इन द सेंस कि ये केस था द फेमस एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया नहीं आ रहा है, इसमें कमलनाथ आ रहा है। यहाँ पे फेमस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन दिया गया। तो बेसिकली इस वाले केस में जो रिजॉर्ट था, इसने क्या किया था कि ब्यास नदी जो होती है, ब्यास रिवर, इसका जो नॉर्मल ट्रैक होता है नदी का, उसको डाइवर्ट कर लिया था अपने पर्सनल कमर्शियल पर्पस के लिए, या कमर्शियल यूज के लिए। तो इस केस में बोला गया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, कमर्शियल यूज में आप यूज नहीं कर सकते हो उसे। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन्वोक किया गया। एंड देन आते हैं 1998 पे। यहाँ पे आता है दिल्ली की हवा, यानी कि जो हम सब झेलते हैं जब भी हम दिल्ली जाते हैं, जिसका AQI काफी बुरा है। तो वहां पे वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल्स में सीएनजी के यूज को बढ़ाया गया। तो दिल्ली बसेस जो है वो पूरी तरह सीएनजी पे शिफ्ट की गई। तो इसी चीज को प्रायोरिटी बनाया एमसी मेहता ने। ठीक है, अच्छे से आपको याद तो हो ही रहे होंगे एमसी मेहता के सारे केसेस। तो चलो बीच में बस आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि टॉप रैंकर्स जुडिशरी गोल्ड लाया है CG ADPO 2026 बैच। ओके,
और आपको इसके साथ कॉन्फिडेंट आएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है कि हाँ, आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको ऑनलाइन लर्निंग मोड के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होती है, कंप्लीट लॉ सिलेबस का कवरेज मिलेगा, ठीक है, और रिकॉर्डेड जीके एंड जीएस के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 जून, स्टार्ट हो चुका है 23 जून 2026 से, एंड बैच की टाइमिंग 7 बजे से है शाम को, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए आप बिल्कुल हमारे इस आईवीआर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज जो है हमारी टीम बिल्कुल सॉर्ट कर देगी। तो चलिए वापस आते हैं, ठीक है, हमारे एक एक केसेस पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं एमसी मेहता पे। तो हमने 1987 से स्टार्ट किया था ओलियम गैस लीक केस, और इस केस से आपको ओलियम वर्ड के साथ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वर्ड याद रखना है, ठीक है। सो ओलियम गैस लीक्ड फ्रॉम श्रीराम फूड फर्टिलाइजर, एक्सपोजिंग वर्कर्स और पब्लिक टू बहुत ही डेंजरस केमिकल से, तो बहुत डेंजरस केमिकल के हम लोगों को पब्लिक हार्म पता चले, ठीक है। एंड दिस गेव इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो कि होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेटिव था टू द ओल्ड इंग्लिश रूल ऑफ कॉज। तो ओलियम गैस केस में हमें ये ट्रिक याद रखनी है कि इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। तो नो एक्सेप्शंस अलाउड। और ये रेलेंस और फ्लेचर केस से जो हमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स पता चले थे, उसी का एक नया डेवलपमेंट किया गया, इसमें ऑल्टरनेटिव दिया गया कि अब इसमें से एक्सेप्शंस हटा देते हैं और इसे बना देते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मतलब आप एस्केप नहीं ढूंढ सकते इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस हमने पढ़ा था वो था गंगा पोल्यूशन का, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है, गंगा। सो 1988 में गंगा का केस आया, तो यहाँ पे कानपुर टैनरीज वर डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली गंगा नदी में। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंडस्ट्रीज को कि वो एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाए कि कैसे आप अपने इस अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को अच्छे से आप जो है डिपोज ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑर्डर क्लोजर ऑफ परसिस्टेंटली पल्यूटिंग यूनिट्स की, जो भी कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली जो पल्यूट कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज, उन्हें बंद कर दिया जाए। फाइन। तो यहाँ पे जो आपका ट्रिक होगा वो होगा रिवर इज इक्वल्स टू टैनरीज से आपको गंगा याद रखनी है। फाइन। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान्स मेड मैंडेटरी कि आप ट्रीटमेंट प्लान्स बनाओ, ऐसे आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है सब चीजें गंगा में। और नॉन कंप्लाइंग इंडस्ट्री शट डाउन, और अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो और फिर भी पल्यूट किए जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो फिर आपको शट डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। नॉन कंप्लायंस के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स दिए गए। फिर आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल एजुकेशन पे। तो ऑफ कोर्स 1991 और 92 में आया ये वाला केस, जिसमें द नीड टू मेक एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन कंपल्सरी पार्ट ऑफ स्कूलिंग, एमसी मेहता का ये केस। तो आफ्टर क्लीनिंग द रिवर, अब नदी साफ कर ली एमसी मेहता के पीआईएल की वजह से, ये हो गया पॉसिबल। अब अगला स्टेप था कि अगली जनरेशन को भी इनकी इंपॉर्टेंस बताई जाए। तो ऐसे स्टोरी टेलिंग जैसा आप ये चीज समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। फाइन। एनवायरमेंट बिकेम अ सब्जेक्ट इन दी स्कूल बैग। तो आपको स्कूल बैग इज इक्वल्स टू एनवायरमेंट बुक से याद रखना है ये वाला केस जो इस ईयर का था, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया और अवेयरनेस को एम्बेड किया गया स्कूल से ही। उसके बाद आ जाते हैं स्टोन क्रशिंग यूनिट्स पे 1992 के। तो अब स्कूल की बुक्स में तो पहुंच गया एनवायरनमेंट, लेकिन स्टोन क्रशिंग जो यूनिट्स थे दिल्ली के आसपास, वो हवा को भी गंदा कर रहे थे, डस्ट पोल्यूशन हो रहा था। तो कोर्ट रेगुलेटेड द फंक्शनिंग लोकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, और उन्हें बोला गया कि डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे स्टोन डस्ट पोल्यूशन से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो फंक्शनिंग ऑफ क्रशर्स जो है उसको रेगुलेट किया गया और डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया गया, ठीक है। उसके बाद अगला केस था 1996 का ताज ट्रपीजियम केस, द फेमस केस जहां पे इंडस्ट्रियल एंड वेहिकुलर पोल्यूशन अराउंड आगरा, बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन की वजह से जो व्हाइट मार्बल था ताजमहल का वो येलो होता जा रहा था। तो कोर्ट ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज इन द ताज ट्रपीजियम जोन, ताज ट्रपीजियम जोन मतलब वो सारी इंडस्ट्री जो ताजमहल के आसपास थे, उस जोन को ताज ट्रपीजियम जोन बोलते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ताजमहल का कलर चेंज हो रहा था। तो जितने भी इंडस्ट्रीज ताज ट्रपीजियम जोन में थे, जिस जो कि ताजमहल के एरिया में आसपास में, तो टू ईदर शिफ्ट टू नेचुरल गैस या फिर रिलोकेट कर लो, नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो जाओ या फिर आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए। तो ये आपको याद रखना है, ताज टर्न येलो से, तो शिफ्ट टू नेचुरल गैस या रिलोकेट कर लो, ये कोर्ट के ऑर्डर्स थे, बहुत ही छोटे में हमें याद हो गए, ठीक है। अब इसके बाद एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस, जिसमें द फेमस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन आया था। तो इस केस में एक प्राइवेट रिजॉर्ट ने ब्यास नदी
जो थी उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की और किया फॉर इट्स ओन बेनिफिट, कमर्शियल यूज के लिए अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नदी या फॉरेस्ट वो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं एंड वो पब्लिक यूज के लिए होने चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। उसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, रिजॉर्ट ऑन रिवर, दैट इज योर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो यहाँ पे इस डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया और सर्टेन रिसोर्सेज मस्ट रिमेन अवेलेबल, सिर्फ पब्लिक यूज के लिए ही, प्राइवेट कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज करना है। ये क्लियरली बताया गया। फिर अगला जो हमारा केस है वो है दिल्ली व्हीकुलर पोल्यूशन का केस, जो हम 1998 और उसके आगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपकी ट्रिक्स खत्म है। ठीक है, विद फैक्ट्रीज द रिवर एंड ताज एड्रेस, दिल्ली की अब हवा कैसे छोड़ सकते हैं हम, ऑफ कोर्स। तो उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे सीएनजी पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि कम एयर पोल्यूशन हो। ठीक है, तो बस इज इक्वल्स टू सीएनजी। तो सीएनजी बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, क्लीनर फ्यूल नॉर्म्स एनफोर्स किए गए और व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो यही है आपका बेसिक सुपर ट्रिक याद करने का एमसी मेहता के केसेस को। सो आई होप इस वीडियो से आपको एमसी मेहता के केसेस अच्छे से याद हो जाएंगे। स्टोरी जैसा पढ़ो और ईयर के साथ पढ़ो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी एमसी मेहता द फेमस लॉयर की केसेस याद करने में। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।